नमस्कार दोस्तों, के मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका हो जगदेव पठानिया। आज हम ऐसी मुलाकात करवाएंगे, ऐसी शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और साथ ही जो आज का हमारा विषय रहेगा वो होगा नूरपुर के बदलते हालात। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाता हूँ। तो हमारे सबसे पहले मेहमान है राकेश भारती जी, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आपका स्वागत है भारती जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ये पंजाब केसरी से हैं और वरिष्ठ, मतलब वरिष्ठ जो वरिष्ठ ये पत्रकार हैं। इनकी लेखनी लाजवाब है। आगे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ये मुनीश महाजन जी हैं। अमर उजाला में ये अपनी कलम का जादू बिखेरते हैं। तो आपका भी स्वागत है मुनीश जी। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं दैनिक जागरण से अश्विनी शर्मा जी। इनकी लेखनी भी लाजवाब है। मैं बहुत ही कायल होता है इनकी लेखनी पर, इनकी कलम पर। कलम के ये तीनों के तीनों जो वरिष्ठ पत्रकार हैं ये धनी हैं कलम के। तो आज हम नूरपुर के हालात पर पूरी गंभीरता से चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि अपना जिला कांगड़ा भी, और उसमें हम हिमाचल के बारे में भी थोड़ी बहुत आपके साथ ये रूबरू इनसे बात करेंगे। तो मैं करता हूँ शुरू। तो आज का जो मुख्य एजेंडा रहेगा हमारा नूरपुर के बदलते हालात। तो मैं तीनों से ही पैनलिस्ट जितने भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, नूरपुर की राजनीति को भारती जी आप किस तरह से देखते हैं? जो आजकल हालात जो चले हुए हैं, उसके बाद हम आएंगे कि 3 साल में क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन आजकल जो चला हुआ है आप कैसे देखते हैं उसको? इस वक्त जबकि चुनाव को बड़ा थोड़ा समय बाकी रह गया है, तो हमारे जो इस क्षेत्र के विभिन्न पार्टियों के नेता लोग हैं, उनको यहाँ के विकास की थोड़ी सी वो चिंता होने लगी है। खास करके हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का, जो कि आज से 5-6 साल पहले इसका उद्घाटन तत्कालीन मंत्री महोदय ने, जो जहाँ के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कर दिया था। और उसमें देखने वाली बात ये थी, जैसे कि जानकारी मिली है कि जब वो उद्घाटन हुआ तब वहाँ ना तो पानी की कोई व्यवस्था थी ना बिजली की व्यवस्था थी। तो उस उद्घाटन पर सवालिया निशान तभी लग गए थे। लेकिन चलो वो सरकार चली गई, उसके बाद दूसरी सरकार आई, हमें नए जनप्रतिनिधि मिले और हमारा उन जनप्रतिनिधि से बराबर ये पूछना रहता था कि ये हॉस्पिटल क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि इस हॉस्पिटल के चलने से हमारे सिर्फ हमारे हल्के की हजारों माताओं को या जो प्रसूति महिलाएं थी उनको ही लाभ नहीं होना था, बल्कि हमारे क्षेत्र से जुड़े 4-5-6 जो हल्के हैं उनको भी लाभ होना था। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 5-6 साल से इस हॉस्पिटल के ना चलने से लोगों को प्राइवेट जो क्लिनिक हैं उनके हाथ लूटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार का ने ये सुविधा दे रखी है कि जो प्रसूति महिलाएं हैं उनके लिए हर प्रकार के जो टेस्ट हैं वो निःशुल्क हैं, जबकि ये जो टेस्ट हैं बाहर हजारों में किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ। यानी कि मान के चले कि जो शुरुआत हुई थी वो उद्घाटन पर ही हो गई थी, कि उद्घाटन आनन फानन में किया गया, ना कोई तैयारी थी, सिर्फ अपनी नेम प्लेट लगाने के चक्कर में। अब इसमें हम थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हैं, बाकी भी हमारे पत्रकार साथ में है। आपका क्या मानना है? अभी तो कोई बात नहीं, हम चाय पर ही चर्चा है, तो उसमें आपका क्या मानना है इसमें? ऐसे है जगदेव जी, गत 2 दशक से नूरपुर की राजनीति 3 चीज़ों पे केंद्र रही है: हॉस्पिटल, कॉलेज और
स्टेडियम। स्टेडियम, यस। और बदकिस्मती से ये तीनों चीजें अभी तक अधूरी हैं। तीनों चीजें बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। आप हॉस्पिटल में ले लो, क्या मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, क्या नया पुराना हॉस्पिटल, बिल्कुल अभी तक ये उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। मूलभूत जो सुविधा है, पानी, बिजली, उसमें जनरेटर की सुविधा, जनरेटर वो सफेद आती है अभी तक। सफेद आती है। बिल्कुल अच्छा, ब्लड बैंक जो कि यहाँ की सबसे बड़ी जरूरत जरूरत है। वो अभी तक अधूरा है, उसका कोई आता पता नहीं। और ब्लड बैंक की बात करें तो मेरे ख्याल में जो हमारा एनडीवीसी है, ये मेरे ख्याल में हिमाचल में टॉपर टॉपर है है। ब्लड देने में, लेकिन यहाँ पोतली नहीं मिलती। नूरपुर के युवा, सबसे बदकिस्मती की बात है, नूरपुर के युवा सबसे ज्यादा खून देते हैं, खून देते हैं, और वो खून हमारे लोगों के काम नहीं आता। काम नहीं आता, कोई शक नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी जो हमारी उसकी एक पीड़ा है वो है कि हमारे यहाँ पे वो जो ब्लड बैंक को सबसे बड़ी जरूरत है। नंबर 2 चीज, अब आया आपका कॉलेज। कॉलेज में क्या, हमारे कॉलेज से शुरू हुआ था, फिर वो पुराने कॉलेज में चला गया, अब पुराने कॉलेज से नए कॉलेज की बिल्डिंग बनने पे है, हाँ। अब आधी दूरी बिल्डिंग, वो काम बंद है। 5 साल में उसका कोई आता नहीं। यानी कि मान के चले सारा ना रोटियां सेकी, सब थोड़ा बहुत काम लगा दिया, रोटियां सेक स्टेट आपकी आज की हालत देख लो, हाँ। उधर से पानी टपक रहा है, वो बच्चे भी, हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मनीष जी ने जो बात उठाई ब्लड बैंक की, हमने थोड़े दिन पहले यहाँ के जो सांसद हैं हमारे, अच्छा, राजीव भारद्वाज। डॉक्टर राजीव पाल, हाँ जी, हाँ जी। उससे चर्चा की हम्म, कि ये तो कम से कम होना चाहिए कि इसकी कितनी ज़रूरत है। उन्होंने एक बहुत रोचक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर सांसद जो मशीनें नहीं हैं उनके लिए सांसद निधि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने मैनिपुलेशन की और स्थानीय जो हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रशासन था उनको कहा कि यानी कि आपको ये देने से यानी कि एक प्रकार से इनकार कर दो, गोल घुमा के इनकार हो गया। गोल घुमा के वो इनकार वो देने के लिए तैयार थे। अच्छा बिल्कुल, ये चश्मदीन गवाया अच्छा। मैंने और इन्होंने इकट्ठा एक प्रश्न किया था। अच्छा अच्छा, ये भी एक नई हमारे दर्शकों के लिए ये नई जानकारी है कि वो कुछ करना चाह रहे थे। और ये जिस मशीन की बात कर रही थी वो सीआ मशीन थी। अच्छा। वो अस्पताल में जो हड्डियों को जोड़ने के लिए होती है। अच्छा। अगर ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाए, जो छोटे मोटे या काफी बड़े ऑपरेशन के लिए बाहर लाख 1.5 लाख रुपया बंदे को खर्च करना पड़ता है, वो यहाँ पूरे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। लेकिन इन्होंने मतलब जस्ट यूं मान के चले कि प्रशासनिक तौर पर ही मना कर दिया गया है। वास्तव में ये तो गोल घुमा के सांसद की माने तो स्टेट गवर्नमेंट इस बात का क्रेडिट हमें नहीं देना चाहता ओह अच्छा 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 अच्छा। कि कोई ये यानी सांसद इसके लिए पैसा ओ। दे और ये काम शुरू हो जाए, ओए होए होए। तो ये उनका कथन है। ये हालात है सरकार के, यानी कि राजनीति के। ठीक है, अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बड़े ही चुपचाप बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपके पास मेरे ख्याल में लगता है कि धमाके बड़े ही हैं कुछ, है ना? नहीं, पहले तो जगदेव जी आपका धन्यवाद कि आपने हमें पैनल में बुलाया है और नोटबुक के विकास की आप चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि देखिए, तो कई वर्षों से जो नूरपुर है वो विकास में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आया है कि नूरपुर का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए था, वो विकास कहीं ना कहीं जाके उसकी गति को थोड़ा सा विराम लगा। क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो सबसे पहले ज़रूरी होती है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और हमारी सड़कें हैं, और बाकी अन्य मूलभूत सुविधाएं। तो ओवरऑल आजकल आप देखें तो हमारे क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं का बहुत बुरा हाल, चाहे वो संपर्क मार्ग हो, चाहे वो राजमार्ग हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग। हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो हमारा 4 लेन का काम चला हुआ है, वो भी पिछले कई सालों से चला हुआ है, और उस काम के कारण जो कई अनेकों लोग जो है उसके कारण गुजरे भी हैं, विस्थापित भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कई लोगों की अमूल्य ज़मीनें जो हैं इसमें गई,
और समय समय पर लोगों ने इसके लिए संघर्ष भी किया, आवाज़ें भी उठाई। एक मीडिया पर्सन होने के नाते हमने भी उसको कभी जोर शोर से उठाया, बिल्कुल कभी। लेकिन वो मसला लोगों का हल नहीं हुआ। लोगों को जब मुआवजे दिए गए तो उनके मुआवजों का भी कोई अता पता नहीं था, कि एक जगह का तीन तीन तरीके से मुआवजा दिया गया, लोग विस्थापित हुए। उस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं लोग उसमें पिसे। पीछे बिल्कुल। उसका भी हाँ, ये मुद्दा तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, फिर हो सकता है कि बात बीच में रह जाए। शायद आपको ज्ञात होगा कि जैसे नूरपुर की विधानसभा में जो नूरपुर के कंस्टिट्यूंसी में जो आती थी जगह, वो कम दामों पर लोगों को कम दाम दिए गए। जैसे आगे ज्वाली विधानसभा आती है तो इसके बारे में मेरे पास कुछ बड़ी ठोस जानकारी इसलिए है कि मैं उस संदर्भ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो के बोध मैं आपके साथ आता हूँ, एक मिनट जरा इस बात का का। हुआ था, इन्हीं की बात को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर रहा हूँ। सिर्फ हमारा जो इलाका था नूरपुर का, यहाँ पर इतना भेदभाव हुआ। ये जो दिया जाना था, मुआवजा देना था, फैक्टर 1 2 4 जो भी है अभी। तीन तीन अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरीज कर दी, जो कि पूरे स्टेट में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है जी। किसी को बिल्कुल कम मिला। अच्छी जो मोस्ट कमर्शियल जमीन थी कंडवा से लेकर बोर्ड के बीच, उनका इतना कम मुआवजा मिला है कि उससे लोगों जो मुआवजे के पैसे से कहीं वो गांव में जमीन भी नहीं खरीद सकते। अच्छा, इसकी वजह क्या रही होगी, ये कारण क्या था? पे मेरे ख्याल में उस वक्त जो प्रशासनिक अधिकारी थे सुरेंद्र ठाकुर जी थे, और मेरे ख्याल में उस वक्त राकेश पठानिया जी विधायक थे। ये क्या कारण है? कुछ लोगों की सुबह में तो अंदर की मेरे को नहीं जानकारी। कारण आपको मैं करीब में बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश सरकार ने जयराम सरकार के समय में 2 बार यानी कि स्टेट लेवल की समितियां गठित की, अच्छा। और दोनों ने प्रयास किया कि यानी कि इनका मुद्दा सुलझाया जाए, इनको बेटर वो मुआवजा दिया जाए। कई मीटिंगें हुई थी, कुछ हुआ जो कि अगर सही मैंने में उसको आईवाश कहा जाए तो यही शब्द सबसे उपयुक्त है। वो इतना कि आईवाश, मगर नूरपुर के साथ वाकई भेदभाव होता है। बहुत भेदभाव हुआ। यहाँ तक कि उस वक्त जो हमारे विधायक थे, उन्होंने कई बार इस बात का दावे किए कि बहुत अच्छा मुआवजा मिल रहा है, इतना मुआवजा मिलेगा कि वो पैसा रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतना पैसा। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो 10-10 लाख रुपए मरले की जमीन थी, उसका 10 से 20 लाख हजार मरले की पैसा मिला। बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। जो लोग वही लोग ये उजड़े नहीं है, बल्कि कन्वाल से लेकर बोर्ड तक 80% जो कारोबार था ना, वो प्रभावित हुआ। बिल्कुल। अब मौके पर जाकर देखो, लोगों के घर 8-8 फीट 10-10 फीट नीचे हो गए। नीचे हो गया। वो तो देखने में लगता है कि ये कोई ना सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। आप आगे बात कर रहे थे। जसदेव जी, एक मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि बड़ी हैरानी की बात है। जैसे लोगों में, विस्थापितों में चर्चा थी कि 1956 का एक्ट था कि जिसमें फैक्टर 1 के हिसाब से दिया जाना था, लेकिन ये 2013 में इसका संशोधन हुआ। अच्छा। उसके बाद केंद्र सरकार का ये एक्ट पास हुआ था कि 2013 के बाद जो भी भूमि अधिग्रहण होगा उसको फैक्टर 2 के बिहाफ पे मुआवजा मिलेगा। मुआवजा मिलेगा। लेकिन यहाँ हैरानी का विषय प्रभावितों में ये था कि उनको 1956 के एक्ट के हिसाब से फैक्टर 1 के हिसाब से मुआवजा दिया गया। लेकिन यहाँ नूरपुर कुरुक्षेत्र के किसी भी मैं क्या कहूँ कि राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोगों ने इसको किसी जोर शोर से उठाया ही। उठाया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों का इतना नुकसान हुआ कि अब कईयों लोगों की ज़मीनें इतनी नीची चली गई हैं कि अगर वो कहीं वहाँ पे बनाना भी कुछ चाहते हैं तो वो नहीं बना सकते। वहाँ तो इतना एक तो खर्चा मतलब है। ना, हम तो यूं देखे गढ़वाल के आसपास है, हम चर्चा को जरूर। वही जगदेव जी, मैं चर्चा पे आ रहा था कि ये तो हो गया 4 लेन का मुद्दा। उसके बाद हमारे क्षेत्र की जो नूरपुर की बात की जाए तो यहाँ पे जो सड़कें हैं, अधिकांश सड़कें जो हैं अब पिछले 4 सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही।
जिस मर्जी आप संपर्क मार्ग पे चले जाएं, गहरे गहरे खड्डे ही आपको दिखाई देंगे। और आए दिन लोग वहाँ पे जो अपने दोपहिया वाहन चालक बेचारे चल रहे जाने हैं, को आ रहे हैं, वो अपने हादसों में घायल हो रहे हैं, कईयों की मौतें भी हो होते रही भी हैं। नहीं है इसमें। और गाड़ियां जो हैं, लोग नई नई गाड़ियां ले रहे हैं, उन खड्डों में उन गाड़ियों का कितना नुकसान हो रहा है ये तो वो वाहन चालक ही जानते हैं। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल अब बरसात कितनी बड़ी है, पिछली बरसात की भी वही हालत है। और वो संपर्क मार्गों की आज तक कोई सुध लेने वाला ही नहीं। मतलब यही देखे जसूर से लेकर के गुज्जर का तालाब तक आता नूरपुर में, जी जी गुज्जर का तालाब से आगे चला जाता गंगा तक। अब कंपैरिजन करें, जैसे वो क्रॉस होगी तो आपको पता लग जाएगा भेदभाव का कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उसी तरह जैसे आप चर्चा चली हुई थी कि हमारा जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, शिक्षा या स्वास्थ्य की सुविधाएं, तो तीनों में कहीं ना कहीं लगता है कि कमी तो है। कमी तो है। जैसे हम अस्पताल की बात करें तो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है कई दिनों से लटका पड़ा है। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज भी वो भवन जो है उसका कार्य जो है कई दिनों से लटका पड़ा है। नहीं, थोड़ा सा ना ये मदर 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 चाइल्ड हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। जी जी अगर कुछ और कुछ ऐड ऑन करना चाहें जी तो आप जी करो करो, कोई बात नहीं। नहीं, मेरा यही बात थी कि अगर पब्लिक के लिए कोई अगर सुविधा तैयार होती है तो उसको इतना लंबा समय क्यों मिलता क्यों? हाँ, है, उसके लिए इतना समय क्यों लगता है। एक बात है, हम तीनों ये थोड़ा डिबेट को खोल देते हैं, तीनों हम बीच में भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ना, मदर चाइल्ड सबसे पहले थोड़ा सा सुगबुगाहट लगी पता कि काम होने वाला है, तो पहले एक इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्रेडिट लेने के चक्कर में उन्होंने थोड़ा छोटा सा कहा था कि 2 महीने में हम हैंड ओवर कर देंगे पब्लिक को, वैसे ही विदाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर उसको काउंटर करके नहीं, कुछ थोड़े उसमें शब्दों का चयन अच्छा नहीं हुआ, तो फिर जो पूर्व विधायक है उन्होंने, पहले पूर्व मंत्री ने की, फिर वो पूर्व विधायक ने कर दी, और उसके बाद अखिल जी भी कूद पड़े इसमें। ये चाइल्ड हॉस्पिटल है, ये क्या है, ये अखाड़ा सा बन गया है जैसे। देखिए दलदेव जी, बात ऐसे है कि ये इसका 2016 में जो था वो शिलान्यास हुआ था। तब मेरे ख्याल हिमाचल में जो वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, और उस समय इसका शिलान्यास हुआ था। तो 2016 से लेके अब मान लो 2026 चला हुआ, ये 10 साल का गैप। तो मैं बात करूं 2012 में यहाँ से 3 टर्मों की हम पिछली बात करें, 2 या 3 टर्मों की, 2012 में यहाँ से अजय महाजन जी नूरपुर के विधायक बने। तो उनके कार्यकाल में यहाँ पे जैसे एनडीआरएफ और जैसे ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल या नूरपुर का बस स्टैंड लगा लो, बाकी 21 ट्यूबवेल या स्कूलों का अपग्रेडेशन और कुछ कॉलेज की भवन का, ऐसी मिनी सेक्रेटरी भी बना था। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ उपलब्धियां उनके भी खाते में आई। हाँ, और विकास एक ऐसी धारा है जो समय के साथ जो है बहती रहनी चाहिए, बहती है, और इसके बाद निरंतर चलती इसके बाद राकेश पठानिया जी आए, उन्होंने यहाँ पे नूरपुर में एसपी कार्यालय, बिल्कुल, पुलिस हाँ, जिला, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। टिम्बर वाला लेके आए, टिम्बर वाला लेके आए हैं, और वहाँ स्टेडियम बनाया नूरपुर में, चुवान में। नूरपुर में स्टेडियम जो शायद अभी तक भी चलो फिलहाल कम से कम, लेकिन उस पे, उस राह पे तो कुछ बताने को बड़ी चीजें तो है। हाँ, क्यों क्यों नहीं। और वर्तमान में यहाँ पे श्री रणवीर सिंह निका जी विधायक हाँ, है। क्या उपलब्धि है। 4 साल तो उनके भी हो चुके हैं। तो आने वाला समय देखते हैं कि वो 1-1.5 साल में, क्योंकि केंद्र में भी सरकार उनकी है, देखो अगर उन्होंने अपनी पर्सनल स्तर पर भी 10 गारंटियां दी थी। हाँ हाँ, अब देखना ये होगा कि अभी 1.5 साल बचा हुआ है इलेक्शन को, क्या वो कितना यहाँ पे अपना विकास को योगदान दे सकते हैं। गारंटी है, गादक पूरी क्योंकि होती है। किसी राजनीतिज्ञ की जो असल परीक्षा होती है वो लास्ट के साल में ही होती है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो उसी साल में ज्यादा परफॉर्मेंस देने को अहमियत मानता है। तो अब देखना ये होगा कि हमारे आप वर्तमान के विधायक जो हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। 4 साल और रुक के रहे, अपनी गारंटियों को गिनाते रहे। यहाँ तक कि वो गारंटियों को तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया 4 सालों में। जी जी, ये तो एक राजनीति का विषय है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब उनका 1 साल में कार्यकाल क्या होगा तो वो क्या अपने जो है लोगों को क्या गौरवान्वित जो कहते हैं, जो कि एक मार्कशीट में लिखा होता है कि इनके नाम में, इनके काल में ये काम हुए, काम हुए। तो अभी भी देखना हाँ, नहीं, समय है, थोड़ा सा ना जो 1 साल 1.5 साल का समय है।
तो देखेंगे कि क्या इसमें वो भी सफल हो पाते हैं, अपने नाम कोई स्वर्ण अध्याय वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मैं थोड़ा सा ना मौजूदा विधायक के एक उपलब्धि पर जरूर मैं चाहूंगा कि आपका भी उसमें थोड़ा कमेंट होना चाहिए कि उन्होंने 10-20 बोरी सीमेंट बांटा, सरिया बांटा, रेता भेजा। क्या आप इसको विकास मानते हैं या क्या मानते हैं? ये उपलब्धि है? नहीं, ये तो ऐसा ना किसी व्यक्ति विशेष को एक प्रकार की सहायता सहायता। कही जा सकती है। तो ये विकास का तो इसके साथ कोई संबंध नहीं, संबंध नहीं। दूर दूर तक कोई संबंध दूर दूर तक संबंध नहीं है। संबंध नहीं। बिल्कुल। ये तो चलो कि वो एक समर्थावान हो सकते हैं, आर्थिक- ये समर्थावान है तो दे सकते हैं। ऐसी बात है ना कि जो भी विधायक जीतता है लोगों की अपेक्षा होती अपेक्षा होती है। है। लोग अपेक्षा देते कुछ हमारे ये जो क्षेत्र है वो वैसे भी गरीब है। समाज सेवी की तरह सेवा की है, वो समाज सेवी गिने जा सकते जाते हैं, हैं। लेकिन समाज सेवी और अच्छे नेता होने में फर्क है। अच्छे नेता होने में- समाज से भी अच्छा नेता भी हो सकता है, हाँ, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं वो समाज लेकिन से भी अच्छा नेता है। हाँ, वो जाते हैं उनके पास, वो अपनी समर्थ अनुसार वो देते भी देखते हैं। भी हैं। पर जो बात आपके नूरपुर के अभी तक वो विकास की आई है, अभी तक उनके मतलब भी कोई ऐसी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिस पर वो इनका कहना है, जैसे कि अचनी जी ने कहा कि अंतिम वर्ष है अभी तक, हम गिन रहे हैं कि शायद अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिससे कोई गर्व महसूस किया जाए, है ना? अच्छा, कुछ कह रहे थे आप? देखिए बात ऐसे है कि किसी की पर्सनल सहायता करने को हम विकास की दृष्टि से नहीं देखते। नहीं देखते, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी विधानसभा को अगर आगे बढ़ना है, विधानसभा के क्षेत्र को डेवलपमेंट के लेवल पर आगे बढ़ना है, तो वो जो 3-4 चीजें मुख्य हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सड़कें हो गई, पीने का पानी हो गया, खेतों की सिंचाई का माध्यम हो गया, या फिर जैसे गाहे बगाहे इसकी आवाज़ उठती रही है, जिसको पूर्व विधायक और यहाँ से मंत्री रह चुके राकेश पठानिया जी ने बड़ा शोर से मुद्दा उठाया था कि इसको जिला बनाया जाए। अगर ऐसी कोई मील के पत्थर यहाँ पे साबित हों, ऐसी चीजें हैं, तो उनको विकास मुख्य धारा में उसको विकास माना जा सकता है। 4 साल में तो मेरे ख्याल में कभी एक बार भी चर्चा नहीं हुई भी जिला बनाया जाए ना। मौजूदा विधायक ने तो एक बार भी नहीं कभी कहा कि इसको जिला। तो ये जो मुद्दा है ये गौन हो चुका है, कौन हो चुका है, ठंडे बस्ते में चला गया। ठंडे बस्ते में चला गया है। कुछ भी कैसे क्योंकि ये मुद्दा राकेश पठानिया का मुद्दा हाँ, है। राकेश पठानिया जब का। राकेश पठानिया जी नहीं है तो वो मुद्दा भी गौण मुद्दा हो भी गया। कौन हो गया, है ना? पर बात रही कि पुलिस जिला वो बना है, हाँ, और उसमें आपको पता भी है अभी हाल में कितने 190 पोस्टें जो है, हाँ, 207 207 पोस्टें वो आई है, वो आई हैं। बड़ा बड़ी अचीवमेंट है वो। वो अचीवमेंट है नौकर के हमारे लिए। एरिया के लिए। बिल्कुल, कि बिल्कुल। उसमें जो है वो यहाँ पे आएगा। हाँ, एक उसमें इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है, 3 ASI है, इन चीजों से 17 मेरे ख्याल में हमारे हेड कांस्टेबल है। जो है पुलिस दृष्टि से भी, और ये जो चिट्टा चुट्टा है उसकी दृष्टि से भी इस पे पकड़ लगाम लगी। लगाम लगने की। लगाम लगी। वो ये एक बड़ी अच्छी हमें एक बड़ा वो इतने उसमें कि कोई अच्छी चीज हमें देखने को भी देखने को काफी मिली। अच्छा लगने वाला। मुनीष जी ने चिट्टे का नाम लिया, तो ये जो मादक पदार्थ हैं, चिट्टा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और एक खनन, खनन, बिल्कुल। 2 चीजें हैं। इनका तो ये हिसाब हो गया कि ये बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती जाती है। यहाँ पुलिस का चलो जिला भी हुआ, इतनी वो लोग आए, अफसर आए, SP ने तैनात हुए हैं, बिल्कुल। तो आए दिन पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो ये तो वो वाली बात है कि यानी कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन धरपकड़ नहीं हो रही है। एक ना इतना कैसे बढ़ गया। और सबसे एक
सोचने वाली बात है कि इस पर अंकुश कैसे लग सकता है। ये तो हमारी देखो धड़ल्ले से चल रहा है, बरसातों में वैसे बंद होता है, जैसे मेरे ख्याल में जुलाई अगस्त में मछली रोकती है, नहीं पकड़ते हैं कोई भी, उसी तरह से माइनिंग भी बरसातों में नहीं होती है, लेकिन धड़ल्ले से चला हुआ है सारा काम। देखिए जगदेव जी, चला हुआ है, हाँ जी। महीने का काम तो चला ही हुआ है आपका। देखो 4 लेन में काम नहीं चल रहा हुआ, हाँ बस तो वो 4 लेन का काम चले तो आप उसमें क्या बोलेंगे कि अब काम बंद हो जाएगा? माइनिंग वो काम तो चलेगी। चलेगी। माइनिंग देखो ना, वो एक सरकारी, लेकिन मैं ना एक विषय पर, अवैध माइनिंग की बात हो सकती है। हाँ मैं ना एक विषय पर थोड़े से माइनिंग रुकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि विकास के लिए विकास जरूरी के लिए जरूरी है माइनिंग। लेकिन ना मैं थोड़ी सी एक चीज पर गंभीरता से, आपने कहा ना कि पता नहीं कैसे पकड़ी भी जा रही है, मैं थोड़ा सा ना एक थोड़ा मजाकिया अंदाज में, यह ना हमारे छन्नी वेली है, वो पहले ना अपने जमाने में, अब तो चलो शायद नहीं है, लान के लिए मशहूर होता था, जिसके लिए बड़े मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, अगर विधायक महोदय तक हमारी बात पहुंच जाए। भारती जी शायद आपको ज्ञात होगा, आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार है सारे, उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान में ये मुद्दा उठाया था कि इनको लाइसेंस दिए जाए। नहीं, उनका एक अपना एंगल था। नहीं नहीं, मैं ना और किसी बात पर जा रहा हूँ, हाँ। मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूँ। तो वहां क्या होता था कि जब भी पुलिस की धरपकड़ होती थी ना, तो जो मुखिया होता था घर का, तो वो ना ऐसे पूछता था, तेरे ते किन्ने केस है गए, पंजाबी में, तेरे ते किन्ने आ गए? मेरे ते 5 बह गए ना। फिर इतना करो यार, इधे खाते पा दे केस, कोई केस तो डालना ना किसी पर। इधे खाते वही हिसाब आई वाश हो रहा है यहाँ पर कि 100 पोकलेन लगी है चक्की में, या कहीं भी 100 पोकलेन लगी है, 100 ट्रक घूम रहा है, तो उसमें से यार 5 इसको करो, यार एक आज तू पकड़ा दे, एक आज तू पकड़ा दे, 5 हो गए जी पूरे खाते में जी। कितना जुर्माना डाल दिया जी, आज 5 लाख रुपया वसूल कर लिया, और एक ही रात में 5 करोड़ का माल चला गया। इसके लिए सबसे जिम्मेवार है हमारी खनन नीति। बिल्कुल। खनन नीति में क्या है, हम पकड़ने जाते हैं ना, हम उस पे जुर्माना डालते हैं। आप जब तक उस ड्राइवर पे या उसका जो मालिक है उस पर FIR नहीं करोगे, तब तक वो रुकेगा नहीं। आपने जुर्माना 50,000 ले लिया, वो 2 लाख का माल है, 50,000 है, उसको पता मेरे को 15 दिन नहीं कोई चाहिए, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 50,000 देके छूट जाएगा। वो एक रात में फूक लेने का तो पैसा वसूल हो जाता हाँ, है। तो वो सरकार की खनन नीति के ही हिसाब से ये सबसे कमजोर चीज है। अगर जब तक आप व्यक्ति विशेष या उस खनन या उसको आप या तो परमानेंट जब्त कर लो, तब तो वो बंदा कोई उसको पता कि मेरी एक बार गलत लगेगी, मेरी जब्त हो जाएगी, तो वो उसमें काम नहीं डालेगा, हाथ नहीं डालेगा वो उसमें। पर आप खाली जुर्माना लेके सरकार ने बनाई कि आईवाश के लिए उस पर एक जुर्माना लगाना है हमने, और उसके बाद वो बंदा फ्री है, हमने जुर्माना लगा लिया, और सरकार अपने भी कागज, वो भी अपने कागज पूरे किए। हमने इस साल में इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया था, बड़े गर्व से वो पेपरों में देते हैं, फिर इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया था, इस साल में इतनी गाड़ियां पकड़ी थी, वो सारी तो 2 महीने बाद छूट जाती है, महीने बाद। जगदेव जी, एक बहुत रोचक बात इस प्लेटफॉर्म पर मैं बताने जा रहा हूँ कि आज दिन तक चक्की की डिमार्केशन ही नहीं हो पाई है कि हिमाचल का कितना एरिया है और पंजाब का कितना एरिया है। ये काम शुरू हुआ था जब यहाँ SKM राकेश प्रजापति को होते थे। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद वो बड़े रहस्यमय ढंग से वो काम फाइल चलेगी ठंडे बस्ते में, ठंडे बस्ते में चलेगी। तो आज आप कभी भी शाम को 4 बजे के बाद जाओ तो चक्की पुल के आगे 30-30, 40-40 ट्राले लाइन में लगे होते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। 40-40 ट्राले, मैं तो रोज वहां से क्रॉस करता हूँ, देखता हूँ, तो वो निकल तो चक्की से रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोधमा रोड पर जाओ, जी जी, वो तो बुरी हालत है, पूरा लोधमा रोड ही शाम को बना होता है। हाँ, पूरे का पूरा 400 से 500 ट्रक की डेली की एवरेज है हमारे हाँ, चक्की से। बिल्कुल। जगदेव जी, इलीगल माइनिंग की बात की जाए तो मुझे परसों और उससे अगले दिन भी वहाँ खनी क्षेत्र से एक पर्यावरण प्रेमी हैं जो लगातार इलीगल माइनिंग के खिलाफ खड़े रहते हैं, बोलते रहते हैं और इनके खिलाफ डटकर मुकाबला कर रहे हैं। वो बार बार हमें वीडियो वहाँ से फुटेज, फोटो के फुटेज हमें भेजते हैं और बताते भी हैं कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, आप इसके बारे में आवाज़ अपनी पत्रकारिता के ज़रिए से उठाएं। तो हम अक्सर अगर कंढवाल साइड से देखें तो वहाँ एक है ब्राह्मणा नाल, वहाँ पे जो है इलीगल माइनिंग बेताशा तौर पर जो है इलीगल माइनिंग हो रही है। मैं पिछले साल वहाँ पे गया था और मैंने वहाँ पे
ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा था कि खनन माफिया ने जो टाली के पेड़ है, शीशम के पेड़ है, नवजात पेड़ है, जो 1-1 फुट लपेट के हैं, उनको टीलों में कर दिए। कईयों को तो उखाड़ ही दिया जड़ से और कईयों को टीलों में तब्दील कर दिया गया। सारी आज नदी है ना, पूरे टिल्ले बन गई, टिल्ला बन गई हो। आज चक्की के रिवर बेड की हालत देखें तो कम से कम जो ब्राह्मणा का नाल है जगह, वहां पर देखा जाए तो जो रिवर चक्की का रिवर बेड है वो कम से कम 100 मीटर नीचे पहुंच 100 मीटर नीचे है, इसमें कोई दो राय। और चक्की जो है जो चक्की जिसे चक्रवाती नदी कहा जाता है, जो कभी शान से बहती थी, वो चक्की आज वो एक नाले के रूप में तब्दील कर दी तब्दील हो गई गई है। क्योंकि इसका रिवर बेड उसकी चमड़ी भी निकाल दी है, यहाँ तक कि वो खनन पदार्थ उठाकर वहाँ की जो उसके नीचे की मिट्टी भी निकल आई। मिट्टी बड़ी निकल आई है, वो तो बुरा हाल है। और इसके आगे हम जाएं तो बिल्ला कटावा, यहाँ हिमाचल पंजाब दोनों मिलकर जो उसको उस सारे मिलकर खा पी रहे हैं। जैसे आपने कहा ना डिमार्केशन, ये कभी होगी नहीं, डिमार्केशन हो ही नहीं सकी, हो ही नहीं सकती, वो सारे तो मिले हुए हैं ये। और जगदेव जी बड़ी देखने वाली बात ये है, बड़ी दिलचस्प बात ये है कि अगर 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम चिट्टा प्रतिदिन जो है आए दिन पुलिस पकड़ रही है और लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ ले रही है, यहाँ पे इतने बड़े स्तर पर इलीगल माइनिंग हो रही है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा? यही तो एक विषय है। मौजूदा विधायक यहाँ से हैं। एक इस पे एक बड़ा एक मतलब कि हास्य वाला है। एक दिन मैं किराने की दुकान पे गया तो उसने ना जो इसमें बेचते हैं ना वो लेके बंदा वापस लेके आ रहा है, बोलता है वापस करना। वो बोलता कल लेके गए थे, बोलता है मेरे रात को ना मेरा ये अवैध खनन वाले मेरा खेत खा गए। मैं बोला खेत खा गए? वो बोलता है जी मैं इधर आया था सामान लेने, उन्होंने पीछे रात को वो सारा उखाड़ ही लिया सारा, उसको ले ही गए, उससे 6-6 फुट बोलता मटेरियल निकाल लिया, तो मैंने लगाना क्या उसमें। तो बोलता है कि आपको ऐसा ये हिसाब है, चक्की और ये खन्नी वाली बेल्ट के पास के जितने भी गांव हैं, ये रात को अपने खेत की सुरक्षा के लिए कई बार वहां पे ये भी बुरा हाल होता है कि वहां पर जो खाली खेत भी है ना, बंजर भी है, उनको बचाने के चक्कर में चक्की की तो बात छोड़ो, नजर तो सबसे वही है उनपे ना। वो बैठे हुए हैं ऐसे कि जैसे घाघ बैठे होते हैं ना, गिद्ध दृष्टि है। सच्ची बात है। कुछ वहाँ कुछ दलाल ऐसे हैं जो कि पूरी सूचना देते हैं, उनको दलाल है लोकल, वहीं के लोकल दलाल है, पूरी सूचना देते हैं। बता रहे थे पिछली बार थे हमारे एसपी साहब थे, उन्होंने बोले कि जब हमारी गाड़ी जाती है इनके बंदे होते हैं, वो आज तो बोलते फोन की सुविधा है, नहीं तो पहले वो कोई उससे पहले बोलते बोले रहा देते थे, कोई कुछ कर देते थे। तो ये तो हालात है कि हमारे पहुंचने से पहले जब हम पहुंचते वो गायब हो जाते हैं। यहाँ तक मेरे को ज्ञात है कि मेरे ख्याल में नागावाड़ी से लेकर के खन्नी बेट तक अप्रोक्सीमेटली 6 लोग उन्होंने परमानेंट रखे हुए हैं, 5 या 6 लोग परमानेंट, उनको कोई काम नहीं है। वो डॉग वॉच नहीं होते जैसे, है ना, वॉच डॉग जिनको कहते हैं इंग्लिश में, वॉच डॉग ही कहते हैं, वो रखे हुए हैं कि खन्नी से कौन कौन गया, किसकी गाड़ी गई। चंद लोगों पर नजर होती है ना कि जैसे कि विशेष, जैसे हम तुम चले गए तो उन्होंने जी यहाँ से गाड़ी निकली है जी, वो अश्विनी शर्मा की, जगदेव पठानिया की, चलो कोई बात नहीं, निकली है, आगे वाले ने आगे को सूचना देनी, यहाँ से गाड़ी निकली है जी। ये भी बड़ा एक दिलचस्प किस्सा है कि मैं एक दिन खन्नी के क्षेत्र में गया, मैं किसी अपने निजी काम से मित्र के घर में जाना था, और मैं जैसे ही यहाँ नागावड़ी से घूमा भदोही रोड को, तो वहां से कुछ मुझे लगता है कि ऐसे कि मुझे वहां से ही टैकल करना लोगों ने शुरू कर दिया, आवाज करना शुरू, ये पत्रकार गया है इस ओर। जैसे मैं परगना पहुंचा तो परगना भी मुझे कुछ लोगों ने बड़ी हैरानी से देखा, मेरी गाड़ी निकली तो आगे मैं खन्नी पहुंचा तो खन्नी भी लोगों ने बड़ा मुझे गौर से देखा कि ये कहाँ जा रहा है। तो लगातार मैं पीछे जरा घूम के देखूं तो फोन पे लोग लगे होते थे, बस निकल गई है यहाँ। जैसे मैं मैरा में जाके पहुंचा, मैंने मैरा में किसी के घर में जाना था, मैरा में जब मैं पहुंचा तो तब मेरे कुछ वहाँ परिचित लोग मुझे मिले, तो उन्होंने पूछा, बड़ी हैरानी से पूछा कि शर्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला यार मैं उनकी मंशा समझ गया था कि ये कहीं ना कहीं मुझे मेरा पीछा हो रहा है। तो मैंने बोला यार आज मैं यहाँ पे चक्की की कवरेज करने जा रहा हूँ, और मैंने जाना तो वो किसी अपने रिश्तेदार के मित्र के घर था, लेकिन मैंने जब उनको इतनी बात बोली तो वो पूरे चौकन्ने हो गए। तो ये देखा जाए कि ये जो इलीगल माइनिंग है वो उसको बड़े स्तर पर बड़े सुनियोजित प्रशासन और सरकार की जब कहते हैं कि जब पहाड़ी खेत को खाए तो फिर रोके कौन, है ना, वही खा रहा है,
वास्तव में इच्छा शक्ति नहीं है इच्छा शक्ति इसको नहीं रोकने के है, रोकने के लिए इच्छा शक्ति नहीं है, सब मिली भगत है। ऐसा है कि पीछे एक संस्था ने एक मेमोरेंडम दिया जो नई एसपी महोदया है, उसमें उन्होंने एक पॉइंट लिखा था उस मेमोरेंडम में, जो मैं पढ़ रहा था कि क्यों नहीं आप एक ड्रोन का इस्तेमाल करते हो। हाँ, क्यों नहीं। अगर धर्मशाला में लोगों की लोकेशन के लिए यानी कि ड्रोन इस्तेमाल हो सकता है, तो करोड़ों की जो रोज संपत्ति जो हमारी जा रही है तो उस पर क्यों नहीं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये मांड तक ब्यास, वहाँ ब्यास है। बिल्कुल। और इसी पुलिस का वो कार्य क्षेत्र है, तो एक सिर्फ ड्रोन से ना वो 10 मिनट में पूरा देख सकते हैं। अब मान के चले 4-5 ड्रोन लेते हैं तो वहाँ पर थोड़े से 2-2 कांस्टेबल भी अगर 50 रिकॉर्डिंग करके लाओ जी, क्या है 50 किलोमीटर को एक ड्रोन 10 मिनट में कवर करके जाता है। कौन कौन गाड़ी है, नंबर भी ट्रेस करके ले आता है वो। जगदेव जी, बड़ा दिलचस्प यहाँ हैरान करने वाला विषय भी है कि एक तरफ हिमाचल सरकार जो है वो आर्थिक तंगी का रोनर होती है कि आर्थिक हालात जो है वो ठीक नहीं है, केंद्र से सहायता नहीं मिल रही है। दूसरी ओर हम देखेंगे, हम अपनी सरकार अपनी संपदा को लूटने से रोकने में ही असमर्थ है। एक अगर वहां पे ड्रोन का सहारा लिया जाए तो उस पर कितना खर्चा आएगा। अगर हमारी रोज की, अगर हमारा पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत हम बात करें, नूरपुर, इंदौरा, ज्वाली, फतेहपुर, अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की यहाँ से जो है संपदा लूटी जा रही है। मेरे तो यहाँ तक मानना कि अगर कहीं एक विंग अलग बनाया जाए कि वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए लीज पर, जैसे इनको लीज माइनिंग लीज पर दी जाती है, वैसे विंग उनको वॉच करने के लिए अगर लीज पर दिया जाए तो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए, आमदनी हो सकती है। अच्छा, उससे एक चीज और रुक सकती है, वो क्या कि वनों का कटान। बिल्कुल, मैं इसी पीछे पर आ रहा था अभी। और पिछले 5 वन काटकों ने भी बड़ों को सफाई कर दी है। साल में यानी कि हमारे जो वन है ना लगभग खाली कर दिए हैं। यहाँ देखो, इंदौरा में देखो, पीछे तो बहुत हो हल्ला हुआ था। हर तीसरे दिन यानी कि ना जीपें पकड़ी जा रही हैं। और ये पीछे 3-4 महीने पहले ये जसूर के पास थोड़ा बलून रत्तेगर मारा के जंगलों में इतना की कटान हुआ ना, करोड़ों का कटान हुआ। और माल पकड़े भी सब कुछ, लेकिन मगरमच्छ तक कोई नहीं पहुंचा। छोटी-छोटी मछलियां वाली नीति सरकार की आई है, उसके बाद से ये चीज बढ़ गई। बिल्कुल। क्योंकि अगर पहले, उससे पहले जो कटान बंद था तो पहले पकड़ा जाता, अब जैसे सरकार ने खोला तो उसमें अब वही बात आती ना कि नीति निर्धारण नहीं। नीति निर्धारण क्या है कि ये फॉरेस्ट की लैंड है, ये आपकी लैंड है। अब जब वो बंदा काट रहा है, उसको पता फॉरेस्ट वाले के साथ सांठ-गांठ हो गई, उधर बोला 5 पेड़ इतने बढ़ रहा है, बिल्कुल है ना, तो मेरे को दे दे हिस्सा। तो बात वो है कि उस ढंग से वो कटान जो है वो धीरे-धीरे सब मिल रहे हैं, प्रशासन भी मिला हुआ है, कोई बात नहीं, फॉरेस्ट है मेरी, मैं साथ में खड़ा हूं। एरिया में कितनी बार हमने उसकी खबरें भी लगाई। खबरें क्या, माल पकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं, नहीं कोई आज दिन तक बताओ भला कौन सा मगरमच्छ पकड़ा गया? कोई कार्रवाई नहीं। तो ये कि जब तक सरकार की भारतीय की बात की इच्छा शक्ति और ये जो कानून में जो लूप होल है ना, इसको ठीक नहीं ना करेगी तो ये लोग लगे रहेंगे, ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चल जब तक लूप हर चीज में है। खनन नीति में खनन वो है कि आपने बंदे पे एफआईआर नहीं की, इसमें है कि आपने डिमार्केशन की भी, अगर आपने इतनी है होंगी वो पहले वो बात हो जाए। अब उसको पता है कि एक पेड़ साल लगते हैं, चाहे 5 पेड़ बढ़ जाए, 10 पेड़ तो बढ़, उसको पता है आधा महीने देना था। चलो अब हम थोड़ा सा जरा कर रहे हैं नूरपुर के बारे में भी, और उसके बाद फिर हम अच्छा ये राजनीति का थोड़ा देखें कि जैसे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र है, ज्वाली विधानसभा क्षेत्र है, फतेहपुर है। इंदौर में तो चलो सीधी आ गई भाई, एक तरफ रीता दीमान आ गई, दूसरी तरफ मलिंदर राजन जी आ गए, ये तो सीधी आ गई। उसमें मनोहर दीमान थोड़ा बहुत लेते हैं इंटरेस्ट, कभी आजाद या कुछ है, ये तो लगता है कि चलो सीधी टक्कर आ गई। नहीं, इस बार हो सकता है चंबयाल साहब भी आ जाए। नहीं तो वो तो रिजर्व है ना, रिजर्व होता है ना ये इंदौरा। तो फतेहपुर आप चले, कांग्रेस का पक्का ही है दावेदार, तो वहां पर 1 अनार 100 बीमार बीजेपी की है हालत, है ना। तो हमें तो लगता है कि जो कि चलो उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, कि ये लगता है कि वहां पर एक तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया धरती पुत्र, है ना, पहले करबार परमार थोपे गए, उसके बाद राकेश पठानिया थोप लिया, तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा तो जायज है कहीं ना कहीं,
मेरे को जो लगता है। लेकिन वो भी बटे हुए हैं, वो दिखावे के तो इकट्ठे होते हैं लेकिन बटे हुए हैं। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि राजन सुशांत जी की फैमिली दोबारा पुनः बीजेपी में आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। धैर्य सुशांत जी पूरे एक्टिव मोड में है इस वक्त। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे समीकरण तो नहीं बन रहे हैं, जो कि आज हम पहला एपिसोड है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक याद रखेंगे इस एपिसोड को। कहीं ना कहीं भारती जी की, अश्विनी जी आप अमनीत जी बैठे हुए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रुख रखा हुआ, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, एक तो उन्होंने धरती पुत्र का नारा वहां से खत्म करना है, हो ना हो धैर्य सुशांत को टिकट दिया जाए, राकेश पठानिया को हो ना हो। जो रिपोर्ट है यहाँ के मौजूदा विधायक की वो नेगेटिव जा रही है, जो अभी तक का विश्लेषण है, आगे तो भविष्य के गर्म में होगा। तो या तो राकेश पठानिया की पुनः वापसी होगी नूरपुर में, या नहीं भी होती है, लेकिन जो लगता है कि राकेश पठानिया को फतेहपुर से भी शायद हटाया जाए। आगे यहाँ टिकट कौन लेता है वो तो भविष्य के गर्म में है, लेकिन क्या लगता है कि फतेहपुर में अगर धैर्य सुशांत को टिकट दी जाए तो वहां पर बीजेपी का वजूद बन सकता है। पहले तो इस बात पर चर्चा करें हम थोड़ा सा, क्योंकि उसमें राजन सुशांत जी पुराने रहे हैं, दिग्गज रहे हैं, पकड़ है जनता में। निस्संदेह उनकी वहाँ की जनता पर पकड़ रही है। वो काफ़ी बार वहाँ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। और जहाँ तक धैर्य का सवाल है, वो युवा है और वो भी उसकी भी वाणी में काफ़ी ओजस्वी वाणी है, अच्छा बोलता है। और अगर वो आता है तो वो एक अच्छी टक्कर दे सकता है ना। दे सकता। क्या मानना है जी आपका अश्विनी जी? देखिए, फतेहपुर की बात की जाए तो वहाँ फतेहपुर जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, वो भाजपा काफी लंबे समय से हारती आ रही है। वहाँ पे अधिकतर जो है मेरे ख्याल में 15 साल का गैप हो गया। भाजपा की गुटबाजी का जो फायदा है वो कांग्रेस उठा लेती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हर बार सुनने में आता है कि वहाँ भाजपा जो है कई गुटों में बंटी हुई है। तो पिछले इलेक्शन में राकेश पठानिया ने जी ने वहाँ पे चुनाव में उतरकर उसको कुछ हद तक सीमित करने का प्रयास किया। बिल्कुल। लेकिन उन पर भी बाहरी होने का कहीं न कहीं तगमा लोगों ने लगा दिया। तो कुल मिलाकर वहाँ पे देखा जाए तो अधिकतर गुटों में बंटी होने के कारण भाजपा का जो है वो मौजूदा समय में कांग्रेस को कहीं ना कहीं लाभ एज मिलता है, थोड़ा सा एज मिलता है। लेकिन उसी विषय पर तो हम आ रहे हैं कि अगर धैर्य को टिकट दिया जाए तो एक तो धरती पुत्र वाला नारा खत्म हो जाएगा, जो आम जनता पर जो इन्होंने डाला हुआ है, जो वहां पर गुटबाजी है। पर सवाल ये है कि बाकी जो ध्रुव है, क्या वो दिल खोल कर उनके साथ चले? नहीं, वो फिर मजबूरी बन जाएगी ना उनकी। देखिए, फतेहपुर में जब तक भाजपा एक छत के तले नहीं आएगी, वो भवानी सिंह से मुकाबला नहीं कर पाएंगी, क्योंकि भवानी जी मतलब कि पिछले उनके फादर भी काम कर रहे थे, इस बार वो भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने वहाँ पे। और नई चीज लाए हैं, हॉस्पिटल का काफी अच्छा उन्होंने काम किया और युवाओं के साथ मिलजुल कर इसलिए भाजपा जब तक एक छत के तले और इकट्ठे मिलके, तब तक वहाँ पे कोई फाइट नहीं है। चलो, फिर भी हमने धैर्य का नाम इसलिए चर्चा की है कि आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो ये एपिसोड हमारे दर्शकों को याद रहेगा, और लगता है कि ऐसा शायद हो। और उससे जो समीकरण है नूरपुर के बिगड़ने वाले हैं, जो नूरपुर के समीकरण बदलेंगे, अगर वहां बदलेगा तो ये भी बदलेगा। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की। एक तो वो नगरोटा चला गया था, नगरोटा से उठा करके ज्वाली से नगरोटा से उठा करके ज्वाली लाया गया अपना ब्लॉक ऑफिस, जो पंचायती राज ऑफिस। वहां पर इन्होंने केस किया था, शायद हाई कोर्ट में वो हार गई है कि वो ला सकता प्रशासनिक, वो उनकी होती है, वो ज्वाली में ही आएगा, वो उसमें हार मिली है उनको, जिन्होंने केस किया था कि नगरोटा से क्यों उठाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीरज भारती का जो एपिसोड हुआ पीछे हाल फिलहाल में, मंत्री जी के बेटे हैं वो, अगर ऐसी परिस्थितियां आई उधर, दूसरा आपने देखा होगा कि अर्जुन जी ने वो तीनों जिला परिषद अर्जुन ठाकुर के जीते हैं इस बार, तो क्या वहां भी कोई समीकरण बदलने के आभास नजर आती है आपको टिकट के लिए? क्योंकि तीनों जिला, हालांकि दूसरा आगे मेरे ख्याल में ब्लॉक समिति का भी उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपने बना लिए शायद,
शायद मेरे को लगता है कि मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन चेयरमैन शायद बनाया उन्होंने। लेकिन जिला परिषद तो 3 उनके जीते हैं, तीनों उनके जीते हैं। जैसे कि वहाँ से जानकारी मिलती रहती है, अर्जुन ठाकुर ने मेहनत की है, मेहनत की है, उसका उनको रिजल्ट ही हार के जो पंचायती चुनावों में चुनाव बिल्कुल में मिला है। बाकी वो एक और उनके प्रतिद्वंदी हैं मिस्टर गलेरिया, संजय गुलेरिया जी। संजय गलेरिया, हालांकि वो कुछ समाज सेवी हैं, उनकी भी एक अच्छी छवि है। बिल्कुल। तो उनका कितना सहयोग मिल सकता है नहीं या नहीं मिल सकता है, इस पर भी कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन वो अच्छी फाइट देने की स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है किसी की भी। तो और जैसे कि चंद्र कुमार के अपने कुनबे में बिखराव सा दिख रहा है इस बार तो वो बिखराव का कहीं यानी कि इम्पैक्ट हल्के की राजनीति पर पड़ भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे चलो आगे तो ये समय ही बताएगा, हाँ, समय बताएगा। क्योंकि भाजपा में भी गुटबाजी चरम सीमा पर है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी है। लेकिन जब ऐसी नौबत आती है तो शायद वो इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे विक्रमादित्य जी हैं और सुखराम अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। लगता है कि कई बार हवा अखबारी सुर्खियों में आता है कि गुटबाजी है, लेकिन जब समय आता है तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जनता जब किसी के प्रति मान बना लेती है ना, तो वो फिर सिर्फ ये देखती है कि मैंने इस कैंडिडेट को जिताना है। बिल्कुल वो ऐसा ही होता है ना। चलो वो तो आने वाले समय में हम भी इस पर गहन चर्चा करते रहेंगे। अश्विनी जी बड़े गंभीर मुद्रा में लगता है कि कुछ बड़ी गंभीर विषय पर कोई चर्चा करने वाले हैं। नहीं, मैं वही आपकी बात चल रही थी कि अगर जवाली विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे भाजपा से इस वक्त 2 सशक्त प्रत्याशी जो है सामने हैं, जैसे संजय गुलेरिया जी हैं और अर्जुन ठाकुर जी हैं, और कांग्रेस से अकेले चंद्र कुमार जी जो ग्राउंड में है, जहाँ उनके बेटा है। तो उनके परिवार में से तो एक ही कोई जो है जो चुनाव मैदान में रहेगा, चाहे नीरज भारती जी हो जाए चंद्र कुमार जी। तो फिल वक्त जो जवाली में भाजपा की स्थिति है वो 2 ध्रुव बने हुए हैं, संजय जी का और अर्जुन ठाकुर जी का। तो कहीं ना कहीं वहाँ वो भी देखने वाली स्थिति रोचक होगी कि आने वाले समय में समीकरण क्या बने। क्या एक समर्थक जो है दूसरे प्रत्याशी का समर्थक बनेगा, क्या वहाँ पे हो सकता है तीसरा, अगर नहीं मिली उनको टिकट, आजाद लड़े तो उससे क्या ये हो सकता है कि अब जो प्रोफेसर चंद्र कुमार हैं वो यानी कि 8-10 को पूरे कर रहे हैं, तो अगली बार पार्टी उनको शायद टिकट भी ना दे या ना दे, क्योंकि ये तो पार्टी का मामला है। वहाँ पार्टी केवल ये चीजें भी देख। हाँ बिल्कुल। और जो नीरज भारती वाला भी कांड हुआ, इससे भी थोड़ा कांग्रेस थोड़ी बैकफुट पर गई है। नीरज भारती को जहाँ तक जानकारी है कि पार्टी से निष्कासित कर दिया उसको, किया जा चुका है, इसलिए उनको तो प्राइमरी उससे निकाला गया। हाँ, इसलिए उनको तो टिकट मिलने गए कोई संभावना नहीं, उसकी नहीं है कोई संभावना। और फिर चंद्र कुमार को इस एज फैक्टर के दृष्टि से पार्टी देती है या नहीं देती, ये भी देखना। कोई नया चेहरा उतारती है, या कोई महिला को किसी को टिकट दे देती है ना, या चौधरी कैंडिडेट कोई और आ सकता है। अभी महिला आरक्षण का बिल भी चला हुआ है, पास हो गया तो उसके आने वाले समय में क्या समीकरण बने। जगदेव जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बात करूं कि कुछ ऐसी प्रदेश में सुबह चली हुई है कि परिसीमन भी शायद, हाँ वो तो हो रहा है, वो तो बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कर दिया लागू मेरे ख्याल में। हाँ नहीं, बट वो पासा फेंक दिया उसने। इसमें हमारी जो है पूरे प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है विधानसभा क्षेत्र जो है बढ़ सकते हैं। जैसे गंगत अलग बन सकता है, इंदौर अलग हो जाए, हो सकता है वो 2029 के बाद बने, अभी उसका नहीं बनेगा। कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो एवरीथिंग पॉसिबल। अगर हमारे नूरपुर पुलिस जिला नूरपुर की बात करें, संगठन जिला नूरपुर की, तो यहाँ पे मौजूदा स्थिति में 4 विधानसभा क्षेत्र है।
एक तो अगर परिसीमन होता है तो एक विधानसभा बढ़ जाएगा। हाँ, गंगत बढ़ेगा तो उसमें, उसमें जो ज्यादा भी चांस कुछ है। नेता जो है उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं, एक आधा तो इधर उधर हो ऐसे में सकता है। अभी तो कहना पर ये भी अभी कहना बड़ा अतिशयोक्ति होगा कि परिसीमन होगा या या नहीं होगा, वो तो बात की बात सीट है। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ती है लेकिन रोचक तो स्थिति कहीं ना कहीं ये जो नेता है वो एडजस्ट होने की स्थिति में आ सकते हैं। रोचक स्थिति ये भी है ये भी हो कि इसमें सकता है। वाकई कईयों ने ना अपनी साठगांठ शुरू कर दी है। अब मान के चले, अगर जो लग रहा है कि अगर गंगत विधानसभा क्षेत्र होता उसमें ये कंडवाल और ये जसूर से पीछे सारा इलाका गंगत में जाएगा। इवन की राजा तालाब वाला एरिया, हाँ, वो भी कट करके गंगत में जाएगा। तो मौजूदा विधायक है वो भी इसीलिए वो मांग रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब गंगत आएगा तो मैं गंगत में हो जाऊंगा। वो लड़ते रहे नूरपुर में, ऐसा भी चला हुआ। लेकिन उनको शायद ये ज्ञात नहीं है कि अगर गंगत, क्योंकि ये इंदौरा विधानसभा क्षेत्र हमेशा रिजर्व रही है, तो जितने भी ओपन कैटेगरी वाले हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो बेचारे अपने आप को कहीं यूं महसूस करते हैं, वो भी पूरी तैयारियां करके बैठे हैं। तो ये विधायक महोदय ये भी ना समझे कि जी मैं ही हूँ। ये तो बात ठीक है, पर अगर महिला आरक्षण जो पास हो गया उसमें जो सीटें को होगा, ये जो दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, या तो ये तो इनकी सारी जो इनकी वो है ना, दरी की दरी अब ये किसी को इन्होंने हाथ शिविर लाना होगा, वहाँ महिला कैंडिडेट दे देंगे कि राजनीतिक तौर पर, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है ना, उसमें देनी पड़ेगी उसमें जब। तो बहुत बढ़िया। आज का समय, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। आज हमारा ये पहला एपिसोड है, अपने दर्शकों को बता दें तो हमारा योगदान दिया राकेश भारती जी ने, जो मुनीश जी ने और अश्विनी जी आए, तो इनका मैं धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये एपिसोड लगातार जारी रहेंगे। आज पहला एपिसोड था, इसलिए हमने थोड़ा एक्सीलेटर, जो हमारे केएच मीडिया की जो शैली है वो अलग है, थोड़ी गंभीर है, अग्रेसिव है। लेकिन आज हमारा पहला एपिसोड था, इसलिए हमने थोड़ी जो चर्चा को ना बिल्कुल सॉफ्ट सा रखा हुआ था। इसलिए ये ना समझे कि अगले एपिसोड भी ऐसे होने वाली हैं। अगले एपिसोड इससे भी जबरदस्त और गंभीर मुद्दों पर जनता के साथ चर्चा होगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारती जी आपका भी स्वागत है, मुनीश जी आपका भी स्वागत है, धन्यवाद आपका, और अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।